हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था। रेगुलर एक्सप्रेशन में जो आइडेंटिटीज यूज होते हैं उसको बताया था। तो आइडेंटिटी थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स में। तो इसमें बेसिकली 3 रेगुलर एक्सप्रेशन लिए जाते हैं पी क्यू आर, जिसमें से P के साथ एक शर्त है कि P डज़ नॉट कंटेन नल। P डज़ नॉट कंटेन नल का मतलब है कि आप प्रूफ करते वक्त P की वैल्यू नल ना यूज़ करिए। P ये रखना ध्यान में रखना रहेगा, P नल के बराबर नहीं है। तो अगर R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया गया R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो R का यूनिक सोल्यूशन होगा क्यू पी एस्ट्रिक। तो ये सोल्यूशन के बारे में जो कहा गया यूनिकनेस, ये भी हमें प्रूव करना है, साथ में ये सोल्यूशन भी प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए 2 मेथड हैं और दोनों ही हमें प्रूव करने पड़ते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा। यूनिक वर्ड जस्टिफाई तभी होगा, क्योंकि यूनिक का मतलब है चाहे जैसे आप प्रूव करिए सोल्यूशन वही आएगा। और ये इटरेशन मेथड से सॉल्व होता है। फर्स्ट मेथड में जैसे R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी दिया गया है, तो R राइट साइड में जो R है, इस R की जगह पे आप क्यू पी एस्ट्रिक पुट कर दोगे, ये सपोज करते हुए कि वो सोल्यूशन ट्रू है। तो क्यू पी एस्ट्रिक जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q प्लस क्यू पी एस्ट्रिक P, फिर Q कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा नल प्लस P एस्ट्रिक P, नल प्लस P एस्ट्रिक P ब्रैकेट के अंदर, Q बाहर हो जाएगा Q कॉमन लेने के बाद। अब P एस्ट्रिक P जो होता है, P एस्ट्रिक के अंदर देखिए नल है, P एस्ट्रिक P के अंदर नल हट जाता है, फिर नल यूनियन कर लिए तो अगेन ये P एस्ट्रिक हो गया। तो इसी नाते ये क्यू पी एस्ट्रिक आ गया। ये आइडेंटिटीज़ आप पढ़े भी हैं कि नल प्लस P एस्ट्रिक P इज इक्वल टू P एस्ट्रिक होता है। ये आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ा है ऊपर, जब आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था तो नल प्लस P एस्ट्रिक P इज इक्वल टू P एस्ट्रिक बताया था। और ये कैसे होता है, ये जनरल आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि P एस्ट्रिक के अंदर नल है, और भी जो भी P, सिंगल P, डबल P, ट्रिपल P, सो ऑन ऐसे हैं। और P से जब कॉन्कनेट किया तो नल P में कन्वर्ट हो गया, सिंगल P, डबल P, डबल P, ट्रिपल P, मतलब P एक एलिमेंट जो था वो हट गया, बाकी सिंगल P, डबल P, ट्रिपल P सब हैं। लेकिन फिर नल आप जब यूनियन किए तो फिर उसके अंदर नल आ गया, तो फिर एज इट P एस्ट्रिक हो गया। तो इसी वजह से Q इंटू नल प्लस P एस्ट्रिक P को क्यू पी एस्ट्रिक लिखा गया है। तो आपको R की वैल्यू क्यू पी एस्ट्रिक मिल गई, यानी कि यूनिक जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन मिल गया। तो दूसरे तरीके से जब प्रूव करते हैं तो इसको फैक्ट मानते हुए इसी में पुट करते हैं इटरेशन मेथड से। तो R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी दिया गया है, तो इसमें R के जगह पे क्यू प्लस आर पी पुट करेंगे। तो एक बार जब पुट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो क्यू पी प्लस आर पी पी मिलेगा, Q प्लस क्यू पी प्लस आर पी पी, यानी कि Q प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। दोबारा इसी रिजल्ट के अंदर R की वैल्यू Q प्लस आर पी पुट करेंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको, और सॉल्व करेंगे तो Q प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यूब हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग करेंगे तो 2 बार इटरेशन करने के बाद क्यू पी क्यूब तक मिला है और आर पी वाले में आर पी स्क्वायर तक मिला है। अगर इसी स्टेप को हम n टाइम्स रिपीट करेंगे या i टाइम्स, तो आपको आर पी क्यूब मिला था, क्यू पी स्क्वायर मिला था, तो क्यू पी टू द पावर i मिलेगा और आर पी टू द पावर i प्लस 1 मिलेगा अगर i टाइम्स रिपीट करेंगे। क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट करने पे क्यू पी टू द पावर 2 और आर पी टू द पावर 3 मिला था। तो i टाइम्स करेंगे तो एक ज़्यादा आर पी पावर i प्लस 1 और क्यू पी टू द पावर i मिलेगा। तो यहीं तक करना है। उसके बाद थोड़ी सी रीजनिंग करनी है कि जैसे P डज़ नॉट कंटेन नल, मतलब P नल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जैसे जो आपने ये लाइन लिखा R इक्वल टू क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस सो वन क्यू पी टू द पावर i प्लस आर पी टू द पावर i प्लस 1, मतलब ये है कि R की डिस्टिंक्ट इंस्टेंट पे
ये सारी वैल्यूज होंगी आर की वैल्यू, चाहे क्यू, चाहे क्यू पी, चाहे क्यू पी स्क्वायर, चाहे सो ऑन क्यू पी टू द पावर आई या आर पी टू द पावर आई प्लस वन, इतनी अलग अलग तरह की वैल्यू होंगी। लेकिन आर पी टू द पावर आई प्लस वन, जो आर की एक वैल्यू एक तरीके से मिल रहा है, आर पी टू द पावर आई प्लस वन, ये मिसमैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू, आर के सेट में जितनी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी स्ट्रिंग्स कुछ लेंथ की होंगी और पी की भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि नल के बराबर है नहीं। तो अगर सिंगल लेंथ भी पी का मान लिया जाए कि पी के सारे अंदर सारे स्ट्रिंग वन लेंथ के हैं, तो आर पी टू द पावर आई प्लस वन की स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, आर में जो स्ट्रिंग है करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की सारी करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग की लेंथ एक एक एक्सीड कर जाएगी, मतलब मैच ही नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग्स जो हो जाएंगे मिसमैच हो जाएंगी, कोई भी स्ट्रिंग मैच नहीं करेगा, या कुछ मैच करेंगे लेकिन कुछ ज़रूर नहीं मैच करेंगे। कुछ सिचुएशन में कुछ मैच कर जाएंगे लेकिन सारे नहीं मैच करेंगे, कोई ना कोई ज़रूर होगा एक जो मिसमैच हो जाएगा। कम से कम जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आर के अंदर है वो गारंटी है कि वो बड़े लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसके करस्पॉन्डिंग कोई आर के अंदर होगा नहीं, आर पी पावर टू द आई प्लस। जैसे आर के अंदर मान लीजिए सबसे छोटी स्ट्रिंग ए है और पी के अंदर मान लीजिए एक करेक्टर आपने ले लिया, अगर आई की वैल्यू 10 भी ले लें तो 0 + 1 = 1 हो जाएगा, तो ए बी मिल जाएगा। अब मान लीजिए ए बी जो है आर के अंदर है ही नहीं, तो मिसमैच हो जाएगा। आर पी टू द पावर आई प्लस वन के अंदर तो ए अब बचा नहीं और आर के अंदर ए है, तो वो ए कहाँ मिलेगा, ए मिलेगा नहीं, ए कन्वर्ट हो गया ए बी में। तो इस वजह से ये आर पी टू द पावर आई प्लस वन की लेंथ, जो आर पी टू द पावर आई प्लस वन है, उसमें हर कोई ना कोई एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जो आर के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट, कम से कम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, वो मिसमैच हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल कभी हो नहीं सकता है। तो सीधा आप ये भी बोल सकते हैं कि P डज नॉट कंटेन नल, आर P डज नॉट कंटेन नल, सो इट्स वैल्यू मीन्स आर पी टू द पावर आई प्लस वन वैल्यूज डजेंट मैच विथ वैल्यू ऑफ आर, सो वी विल इग्नोर दिस वन। तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, आर पी टू द पावर आई प्लस वन को इग्नोर कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारा मैथमेटिकल प्रूफ आप करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स छोड़े जाते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी छोड़ दिया गया है। तो छोड़ने का मतलब है कि अब आर की वैल्यू सिर्फ यहीं तक रह गई, आर इज इक्वल टू क्यू इंटू नल प्लस पी स्क्वायर प्लस सो ऑन पी टू द पावर आई। यहाँ तक वैल्यू उसकी मैच कर गई, यहीं तक रहेगा। तो अगर आई की वैल्यू बहुत बड़ी है तो मीन्स इनफाइनाइट है, तो आई की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये चीज़ हो जाएगा क्यू नल प्लस पी स्क्वायर सो ऑन अप टू कर देंगे, सो ऑन, लास्ट में उसका एंड नहीं पता है क्योंकि आई की वैल्यू इनफाइनाइट है या बड़ी है। अब ये अंदर जो लिखी हुई चीज़ है ये पी एस्ट्रिक के बराबर हो जाएगी, नल प्लस पी स्क्वायर, ये सब पी एस्ट्रिक के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू इंटू पी एस्ट्रिक। ये तो आर इक्वल टू क्या फाइनली रिजल्ट आ गया, क्यू पी एस्ट्रिक। तो इस तरीके से दो तरीके से हमने प्रूव किया, दोनों तरीके से रिजल्ट क्यू पी एस्ट्रिक ही आया। और इस वजह से ये जो है यूनिक वर्ड भी जस्टिफाई हो गया, वाई वी आर यूजिंग यूनिक वर्ड, मीन्स वाई वी आर सेइंग दैट इट हैव यूनिक सोल्यूशन, आर इक्वल टू क्यू पी एस्ट्रिक फॉर आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, और सोल्यूशन तो निकल ही रहा है क्यू पी एस्ट्रिक। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट अलजेब्रिक लॉ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक लॉ में एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिपेंडेंट लॉ, ये सब लॉ हैं, सब आपको पढ़ने हैं और कुछ लास्ट में भी दिए गए हैं, क्लोजर लॉ करके बताएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ में आप एक एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ, एक कम्यूटेटिव, दो ऑपरेटर हैं एसोसिएटिव और एसोसिएटिव के लिए यूज ऑपरेटर। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ में दो हैं, एक यूनियन वाला है और एक आपका है कॉन्केटनेशन। तो यूनियन कॉन्केटनेशन दो से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ है। क्लोजर तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि क्लोजर यूनरी ऑपरेटर है, यूनियन और कॉन्केटनेशन बाइनरी ऑपरेटर है, वहीं पे एसोसिएशन की बात होगी। तो R1 प्लस R2 और बाहर R3 लिखा गया है। तो ब्रैकेट में अगर आप R1 R2 कर दीजिए या R2 R3 कर दीजिए, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रूफ इसको करना पड़े तो आप बता सकते हैं, सिंस अल्टीमेटली R1 R2 R3 आर सेट्स and R1 plus R2 means set a union of two sets, and it make some set of strings that include strings of R1 and R2 both. Then it is union with R3, so R1 LHS will contain all the strings of R1, R2 and R3. In same way R2 plus R3 means union of R2 R3 set, and then it is union with R1. Then finally it will contain all the string of R1, R2 and R3, so both LHS and RHS are equal. अब यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ की बात है, कॉन्केटनेशन वाले से रिस्पेक्टिव लॉ है, वो R1 R2 पहले ब्रैकेट लगाया गया, फिर R2 R3 पे। तो R1 R2 में आपका क्या आएगा, R1 के ऑल एलिमेंट्स और R2 के सभी एलिमेंट्स, इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, समझ लीजिए, समझने के लिए केवल बता रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर जैसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटनेट, जैसे R1 के अंदर मान लीजिए A सिर्फ है, R2 के अंदर B है और R3 के अंदर C है। तो आपने कॉन्केटनेट R1 R2 कॉन्केटनेट किया तो AB मिलके AB एक वर्ड बन गया, और उसके बाद राइट साइड से R3 यानी ABC एक नया वर्ड फॉर्म हो गया। अब R1 R2 R3, तो R1 पहले नहीं होगा, R2 R3 होगा तो BC वर्ड फॉर्म होगा या स्ट्रिंग, फिर इसके साथ ये होगा तो ABC फॉर्म होगा। तो दोनों में सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 R3 मीन्स all the words in R2 will be concatenated with all the words with R3, and in R1 R2 all the words of R1 will be concatenated with all the words of R2. So R1 R2 represent combined word of R1 and R2, and then R3 is concatenated with R1 R2 means all the words R1 R2 R3 of LHS will contain concatenated word of R1 R2 R3, and same way RHS also, so both set will be equal. हालांकि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग पे प्रूफ वगैरह बहुत कम पूछा जाता है। कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ केवल यूनियन में फॉलो करता है, कॉन्केटनेशन में नहीं फॉलो करता है, क्योंकि यूनियन में सीधा R1 प्लस R2 का मतलब है यूनियन ऑफ टू सेट्स R1 एंड R2, एंड R2 R1 प्लस मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स R2 एंड R1। तो पहले या बाद में कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बोथ विल कंटेन वर्ड्स ऑफ मीन्स स्ट्रिंग्स ऑफ R1 एंड R2, सो बोथ सेट विल बी इक्वल। बट इन केस ऑफ R1 R2 कॉन्केटनेशन, R1 R2 all the words of R1 will followed by all the words of R2, but in R2 R1 all the words of R2 will be followed by R1, so
both cannot be same because word letters in words have significance of order. They yield different word if their order have been changed. जैसे आपका वर्ड बुक है, अगर बुक में बुक वर्ड के लेटर इधर उधर कर देंगे तो नया वर्ड बन जाएगा। तो उसी कारण से ये कम्पिटेटिव लॉ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन पे नहीं करता है। आइडेंटिटी लॉ का जब भी हम जिक्र करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ जब भी हमारे दिमाग में आए तो समझिए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पहले पता करना है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेटर। तो चूँकि ये आइडेंटिटी लॉ वगैरह आपके बाइनरी ऑपरेटर से रिलेटेड हैं, तो दो ही बाइनरी ऑपरेटर हैं, एक यूनियन है, एक कॉन्कैटिनेशन है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फाई ट्रीट करता है 0 की तरह, नल ट्रीट करता है 1 की तरह। तो R1 प्लस फाई इज इक्वल टू फाई प्लस R1 इज इक्वल टू R1। तो फाई चूँकि 0 की तरह से है तो और प्लस एडिशन की तरह से है, तो अगर आप 0 किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि फाई डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग। तो R1 plus phi means R1 plus phi will contain strings of only R1 because phi does not contain any string. R1 plus phi means union of two regular sets R1 and phi, but phi does not contain any string, so R1 plus phi will contain only strings of R1, so it is equal to R1. In same way, phi plus R1 also equal to R1 because it will contain only strings of R1 since phi does not contain any string. तो इस तरीके से आर्गुमेंटरी आप प्रूफ भी कर सकते हैं। नल कॉन्कैटिनेशन की बात करें तो कॉन्कैटिनेशन के तो फाई मतलब यूनियन के रिस्पेक्ट में यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और उसी तरीके से नल R1 अगर बात करें तो कॉन्कैटिनेशन के रिस्पेक्ट में नल आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। नल चूँकि 1 की तरह ट्रीट करता है और कॉन्कैटिनेशन मल्टीप्लिकेशन की तरह से। तो नल एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग है, नल इज ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग विच डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर। सो इफ वी कॉन्कैटिनेटेड सच स्ट्रिंग विच डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर विल यील्ड सेम स्ट्रिंग। तो सो नल R1 will contain same set of string as R1 because null doesn't affected due to it does not contain any string. So null R1 is just equal to R1. Argumentally आप प्रूव कर सकते हैं। तो null being identity element with respect to commutative concatenation operation, it and null is blank string which does not contain any character, so null R1 will be just similar to R1. Any string, all the strings in R1 will be unchanged when null is concatenated with R1 or R1 is concatenated with null. So this have been proved. फाई अगर आप फाई और आर का कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो इक्वल टू फाई आएगा, क्योंकि फाई जानते ही 0 की तरह बिहेव करता है और कॉन्कैटिनेशन मल्टीप्लिकेशन की तरह से। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में किसी भी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे 0 हो जाता था, इन सेम वे ये भी फाई हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग अगर आप किसी फाई के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाता है, वो भी उसके अंदर भी समझ लीजिए कोई कैरेक्टर नहीं रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब R1 इंटू R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 राइट में है और R1 लेफ़्ट में है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसी नाते कहा जा रहा है। अगर R1 यही राइट में हो जाएगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाएगा। तो R1 इंटू R2 प्लस R3, तो R1 R2 प्लस R1 R3 बहुत सिंपल है, तो एज यूजुअल है। और R2 प्लस R3 इंटू R1, तो R2 R1 प्लस R3 R1, ये सिंपल है, इसमें एज यूजुअल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस नाम याद होना चाहिए लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ जो है
आपका ये भी बाइनरी है। आइडेम्पोटेंट लॉ तब होता है जब कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी दो सेट एक साथ ऑपरेटेड कराए जाते हैं, या कोई एक ही ऑपरेंड, मतलब सेम ऑपरेंड दोनों तरफ ऑपरेटर के रहते हैं। तो उसी तरीके से R1 प्लस R इक्वल टू R और RR बट RR इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू R। तो मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ यूनियन ऑपरेशन पे होल्ड करता है, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर पे नहीं होल्ड करता है। R प्लस R का मतलब है यूनियन ऑफ टू सेम सेट्स, यानी कि यूनियन ऑफ R एंड R। तो आप सोचिए कि सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को यूनियन कर रहे हैं, तो आपको फाइनली वही सेट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। इसी नाते R प्लस R इक्वल टू R है। बट R इज नॉट इक्वल टू R, बिकॉज जब आप एक किसी सेट को उस दूसरी सेट के साथ कॉन्केटेनेट कराएंगे, मतलब सोचिए दिमाग में रखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे हैं हम, उसी तरह से कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्चुअली वैसे ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से कॉन्केटेनेशन जैसा। तो अगर आप एक सेट में ए बी रखे हैं दो वर्ड, और उसी वर्ड को, उसी सेट को आप फिर ए बी के साथ कॉन्केटेनेट करा रहे हैं, तो ए बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी ए बी और बी ए और बी स्क्वायर या बी बी। तो ये चार अलग अलग स्ट्रिंग बने और चारों इससे अलग हैं आर से। तो इस वजह से मैच नहीं करता है और इस नाते दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड ओनली ऑन यूनियन ऑपरेशन बट इट डज नॉट फॉलो ऑन कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन। तो इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। रही बात ये लॉ ऑफ क्लोजर की, तो लॉ ऑफ क्लोजर में यहाँ पे जैसे आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक ये इज इक्वल टू आर एस्ट्रिक होता है। तो आर एस्ट्रिक का मतलब हुआ कि ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ आर, आर एस्ट्रिक का मतलब ऑल द स्ट्रिंग्स विल बी फॉर्म विच वी कैन फॉर्म बाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग आर। मतलब आर एस्ट्रिक के अंदर सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जो कि आप आर को किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से रिपीट करके बना सकते हो। मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन आर which we can form will be formed in R asterisk. So all possible string is already included in R asterisk. So again, if we are doing closure of R asterisk, then we doesn't get any new strings, so it remains equal to R asterisk. And not only it doesn't include any new string, it will yield just same set of strings as in R asterisk. So it is equal to R asterisk. सेम तरीके से ये दो स्पेसिफिक हैं, फाई एस्ट्रिक और नल एस्ट्रिक। फाई एस्ट्रिक और नल एस्ट्रिक आपके नल के बराबर ही होते हैं। अब जैसे फाई एस्ट्रिक है, ये समझने लायक है चीज़। फाई एस्ट्रिक का मतलब क्या है? फाई एस्ट्रिक का मतलब हो गया नल, सिंगल फाई, डबल फाई, ट्रिपल फाई, ऐसे सो ऑन। ये इसका मतलब हो गया। अब ये आप लिख सकते हैं नल प्लस फाई प्लस डबल फाई प्लस सो ऑन। अब ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फाई इज जस्ट इक्वल टू सिंगल फाई। तो ये नल प्लस फाई प्लस फाई प्लस फाई प्लस फाई ऐसे बन जाएगा। सिंगल फाई के बराबर, चाहे जितनी बार भी आप फाई कॉन्केटेनेट किए हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है आर फाई इक्वल टू फाई। अब यहाँ पे ये फाई एक आ गया तो आर को भी खा गया, ये आर भी ख़त्म हो गया, मतलब फाई बराबर हो गया। अब यहाँ पे फाई ही, अगर आर की वैल्यू भी फाई हो तो भी फाई ही आएगा। तो कितनी भी बार भी फाई लिखा हो वो फाई आएगा। और फिर आपने ये भी पढ़ा है आर प्लस फाई इक्वल टू फाई। तो नल प्लस फाई इक्वल टू आर प्लस फाई इक्वल टू आर, सॉरी आर प्लस फाई इक्वल टू आर। null plus phi will be equal to again null, this null and this phi will be equal to again null,
फिर ये यहाँ से जो नल मिला उस फाई के साथ आपका बनेगा, फिर नल आ जाएगा, मतलब इतना बराबर फिर नल, मीन्स ऑल द फाई विल बी अब्जॉर्ब, ओनली नल विल रिमेन्स, तो दिस विल बी इक्वल टू नल, सो फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल। तो फाई एस्ट्रिक आपका इसी नाते नल आ जाता है, क्योंकि आप जो प्रोसेस लिख रहे हैं फाई एस्ट्रिक मतलब नल प्लस फाई प्लस डबल फाई प्लस ट्रिपल फाई प्लस सो ऑन, फिर वो हो जा रहा है नल प्लस फाई प्लस फाई प्लस फाई, उसके बाद नल एक फाई को एब्जॉर्ब करके नल हो जाएगा, फिर दूसरे फाई को एब्जॉर्ब करके नल हो जाएगा, क्योंकि नल प्लस फाई इक्वल टू नल होगा। अब एक फाई ख़त्म हुआ, फिर दूसरा फाई नल प्लस फाई इक्वल टू नल, इस तरह सारे फाई एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नल के बराबर आएगा। तो फाई एस्ट्रिक इक्वल टू इसी वजह से नल हो जाता है, लेकिन नल एस्ट्रिक इक्वल टू भी नल ही है, क्योंकि पहला करेक्टर एस्ट्रिक लगाने मतलब नल ही आता है, फिर जो जिस पे एस्ट्रिक लगाए हैं वो रिपीट होता है, सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, ऐसे ही। तो आप उसी तरीके से जैसे फाई कितनी भी बार लिखे हो फाई बराबर होता है, वैसे नल भी कितनी बार लिखे हो नल के बराबर होता है। तो ये नल प्लस नल प्लस नल प्लस नल ऐसे बन जाएगा, और नल प्लस नल इक्वल टू नल ही होता है। तो ये सिमिलरली ऑल द null will be absorbed and single null will be as a remain, तो ये नल एस्ट्रिक भी नल के बराबर ही होगा। और यहाँ पे एक अलग टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन है आर प्लस। आर प्लस बेसिकली आर एस्ट्रिक में से एक करेक्टर हटा के बनता है नल को। आर प्लस के अंदर नल नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, जैसे आर एस्ट्रिक मतलब नल, आर, डबल आर, ट्रिपल आर, 4 टाइम आर, सो ऑन ऐसे होता है, लेकिन आर प्लस के अंदर सिंगल आर, डबल आर, ट्रिपल आर, सो ऑन, बस नल नहीं रहता है। तो आर प्लस डज नॉट कंटेन नल एंड रेस्ट ऑल द स्ट्रिंग इन आर एस्ट्रिक विल बी देयर। तो आर प्लस इज इक्वल टू आर एस्ट्रिक माइनस नल हो जाएगा। तो इसी वजह से आर, अब आप देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया था आर एस्ट्रिक आर या आर आर एस्ट्रिक, इसके बारे में बताया था कि आर एस्ट्रिक के अंदर नल होता है, लेकिन जब उसको आर एस्ट्रिक को आर के साथ कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो नल ही केवल ख़त्म होता है, बाकी सब रहते हैं। या इस तरह से भी है, दोनों तरीक़ों में। तो आर प्लस जो वैल्यू है आर प्लस की वही आर एस्ट्रिक आर की भी, इसी नाते आर प्लस इज इक्वल टू आर आर एस्ट्रिक या फिर आर एस्ट्रिक आर, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को आर प्लस आर एस्ट्रिक इक्वल टू आर प्लस नल या आर प्लस इक्वल टू आर एस्ट्रिक माइनस नल लिखा गया है। तो आपने इस वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो अलजेब्रिक लॉ हैं वो पढ़े हैं, और इम्पॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज होता है इनका, वैसे भी पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो अलजेब्रिक लॉ में जो शुरू हुआ, मेन चीज़ है नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, और आपका एसोसिएटिव लॉ है। ये सब कम से कम जब नाम पता रहेंगे तो कुछ आप लिख ले जाओगे। तो एसोसिएटिव में भी दो हैं, एक आपका यूनियन ऑपरेशन पे बेस्ड ऑन है, मतलब R1 प्लस ब्रैकेट के अंदर R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विद इन ब्रैकेट प्लस R3, और ऐसे ही R1 R2 विद इन ब्रैकेट R3 इज इक्वल टू R1 विद इन ब्रैकेट R2 R3। तो दोनों अलग अलग ये बता देंगे। कम्यूटेटिव लॉ ओनली होल्ड ऑन यूनियन ऑपरेशन, डजंट अलाउ इन कॉन्कर्नेशन ऑपरेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी लॉ का जब जिक्र होगा तो पता होना चाहिए, कहीं पे भी आइडेंटिटी लॉ का जिक्र हो तो समझिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले पता करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाई और नल स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इन सारे रेगुलर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह से काम करते हैं। फाई आपका यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, और नल कॉन्कर्नेशन ऑपरेशन के लिए यूनियन एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसी नाते R1 प्लस फाई इक्वल टू या फाई प्लस R1 इक्वल टू R1 है, और नल प्लस R1 इक्वल टू R1 नल इक्वल टू R1।
फाई आर करेंगे या आर फाई करेंगे तो फाई के बराबर हो जाएगा। तो फाई चूँकि एडिशन या यूनियन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, कॉन्कर्डेशन के में वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि R1 इंटू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 R3 या R2 प्लस R3 इंटू R1 इज इक्वल टू R2 R1 प्लस R3 R1। ये ध्यान रहे अगर लेफ़्ट में R1 लिखा है तो लेफ़्ट में ही अपीयर होगा, राइट में R1 लिखे हैं तो राइट में ही लिखना है। ये नहीं कि आप सीक्वेंस चेंज कर दें। अगर यहाँ पे आप R2 R1 की जगह R1 R2 कर देते हैं या R3 R1 की जगह R1 R3 तो गलत हो जाएगा। अपीयरेंस किस साइड में है उसी साइड में रहेगा। R1 यहाँ राइट में है तो राइट में लिखे, यहाँ R1 लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में लिखें ब्रैकेट ओपन करने के बाद। आइडेंटिटी लॉ था लेकिन होल्ड होता है केवल यूनियन में, कॉन्कर्डेशन में नहीं होता है। और क्लोजर लॉ आप इतने सारे हैं, आर एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक इज इक्वल टू आर एस्ट्रिक, फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल, नल एस्ट्रिक इज इक्वल टू नल। ये दोनों ज़रूर याद रखिए, स्पेसिफिक हैं थोड़ा सा। आर प्लस एक नया है जो कि आर एस्ट्रिक माइनस नल के बराबर होता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।